हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ सुरक्षित होंगे, घर में होंगे, बाहर नहीं निकल रहे होंगे, क्योंकि बाहर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा भयावह हैं, डरावनी हैं और इतनी ज़्यादा डरावनी हॉरिफाइंग है, हॉरिबल सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है कि देखते ही रूह कांप रही है। जब लोगों के मरने का डाटा देखते हैं तो 6 लाख से ज़्यादा लोग इस टाइम पर इन्फेक्टेड हो चुके हैं, 28,000 से ज़्यादा मर चुके हैं। कल देखा हिंदुस्तान के अंदर भी वो जो डाटा है, वो जो इन्फेक्टेड नंबर ऑफ़ पर्सनस हैं वो 1,000 से पार हो चुके हैं और बहुत तेज़ी से अब ये डाटा बढ़ने लग गया है। ये फिगर्स जो हैं बहुत तेज़ी से दौड़ती हुई नज़र आ रही हैं। 25 लोगों की डेथ हो चुकी है और उससे ज़्यादा भयानक हालात तब नज़र आते हैं जब दिल्ली के आनंद विहार बस स्टैंड के ऊपर लाखों की भीड़ एकदम से नज़र आती है। हे प्रभु, एक भी अगर उसमें से इन्फेक्टेड हुआ, एक भी इन्फेक्टेड हुआ तो न जाने कितनों को लेके मरेगा, क्या हाल होगी, इसका प्रिडिक्शन दुनिया का हर स्कॉलर कर रहा था और कल उसकी एक भयावह ट्रेलर देखने को मिला। खैर, हो रहा है वो तो आपके देश के लिए एक सिचुएशन है और ये क्यों माइग्रेट कर रहे हैं और ये जो इतना तगड़े तरीके से माइग्रेशन हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। कल ही उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो को आपके ऊपर आपके सामने ले आऊंगा या आज शाम को ही वो अपलोड हो जाएगी। दोस्तों, मैं आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ से शुरू करना चाहता हूं कि जब तूफान में कश्ती फंसी होती है तो माझी यानी जो कैप्टन होता है वो उसको बचाता है। उसकी जिम्मेदारी उस कैप्टन की होती है, उस नाव को बचाने की जिम्मेदारी, और उस नाव पर सवार जितने भी लोग हैं उन सबको बचाने की जिम्मेदारी उस कैप्टन की होती है। लेकिन अगर वो कैप्टन ही चाहता है कि ये नाव डूब जाए, अगर ये कैप्टन ही चाहता है कि ये नाव डूब जाए, वो कैप्टन ही जानबूझकर ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है, उस नाव को डुबोना चाहता है, फिर तो उस नाव को बचाएगा कौन पता नहीं। उस नाव को कौन बचाएगा, उस जहाज को कौन बचाएगा, इसका अंदाज़ा लगाइए, बताइए कौन बचाएगा। यहाँ ये सिचुएशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं पिछले कुछ दिन से WHO को फॉलो कर रहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये हेल्थ के मामले में दुनिया का कैप्टन समझ लीजिए। दुनिया का कैप्टन का मतलब ये है कि इसका सबसे पहला काम क्या है। इसका पहला काम है, कैप्टन का काम नाव की चप्पू चलाना नहीं है, कैप्टन का काम वो स्टीयरिंग पकड़ के घुमाना भी नहीं है। कैप्टन नॉर्मली आपको कोई काम करता हुआ नजर नहीं आएगा जहाज के ऊपर, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो वो कैप्टन ही सबसे आगे खड़ा होकर लीड करता हुआ नजर आएगा और वो आने वाले खतरे का अंदेशा बता देता है, हवाओं के रुख पर देखकर बता देता है कि इस समय पर ये समस्या आने वाली है। यहाँ पर भी इस WHO के ऊपर यही एक जिम्मेदारी थी कि ये आपकी दुनिया के, इस पूरी दुनिया के हेल्थ का कैप्टन था। हेल्थ का कैप्टन था का मतलब ये है कि पूरी दुनिया की हेल्थ की जो जिम्मेदारी है उसको देख रेख करना, उसको ठीक रखना, या जो भी है अगर कहीं पर कोई बीमारी फैल गई है उसके बारे में एडवाइजरी जारी करना, पूरी दुनिया को उसके सॉल्यूशंस बताना, अवेयर करवाना और पूरी दुनिया की सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने से लेकर बहुत सारे छोटे बड़े काम इस WHO के होते हैं। आज ये WHO कटघरे में खड़ा हुआ है। आज ये WHO कटघरे में खड़ा हुआ है और आपके माननीय प्रधानमंत्री जो बहुत जल्दी से किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करते, किसी संस्था के ऊपर तो खासकर, उन्होंने भी एक बार को कह दिया कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी ये दुनिया की संस्थाएं हैं, इनके अंदर अब सुधार की ज़रूरत है। अब इनके अंदर सुधार की ज़रूरत है। जब कह दिया कि इनके अंदर सुधार की ज़रूरत है तो समझ लीजिए कि कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है जब
मजबूरी में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक कंट्री के जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एक प्रशासनिक प्रमुख है, उसने उंगली उठाई है। और अगर ये उंगली सही में उठाई गई है तो उसके पीछे के कारण भी आपको पता होने चाहिए कि क्या कारण है कि WHO के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो WHO के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, तो उससे पहले आपको सबसे पहले WHO के फंक्शंस पता होने चाहिए कि WHO के फंक्शंस क्या हैं। तो हमारे नीचे, हमारे इस वीडियो लिंक के नीचे एक लिंक दे रखा होगा, उसे क्लिक करके WHO के फंक्शंस को डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि पीटी के अंदर ये आ सकता है कि WHO ये करेगा। WHO की ऑफिशियल वेबसाइट से डाटा डाउनलोड किया हुआ है, उसको थोड़ा कट पेस्ट कर दिया है ताकि आप लोगों को वर्ड्स सही मिले, डायमेंशन सही मिले। तो दोस्तों आप ध्यान रखिए, सबसे पहले WHO के इन फंक्शंस को याद कर लीजिएगा। पीटी के ऊपर इनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। अब पीएम मोदी की स्टेटमेंट हो गई, WHO के फंक्शंस हो गए, तो सबसे पहली बात, इसके ऊपर इसके ऊपर उंगलियां क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये जो 6 लाख का डाटा, 28,000 का डाटा आपको दिखाई दे रहा है, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि कहीं ये WHO का फेल्योर तो नहीं है। ये एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा है कि कहीं ये WHO का फेल्योर तो नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर, बल्कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3-4 महीने के अंदर अगर आप देखते हैं तो WHO की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सस्पिशियस हैं, वो संदिग्ध हैं, सवालिया निशान खड़ा कर रही हैं ये। और उनके बारे में अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले समझिए क्या कि अगर आप SCMP नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो वो SCMP साफ कह रहा है कि गवर्नमेंट का जो डाटा है उसको अगर ढंग से पढ़ें तो पता लगेगा कि अप्रॉक्सीमेट 17 नवंबर के आसपास गवर्नमेंट को पता लग गया था कि एक एनोनिमस सा, एक अननोन सा वायरस इन्फेक्ट कर रहा है, और ये फर्स्ट केस है। SCMP रिपोर्ट साफ कह रही है कि चाइनीज गवर्नमेंट को 17 नवंबर को पता लग गया था कि एक अनजाना सा केस आ चुका है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स जो कि नया है इस दुनिया में, या जैसे भी 15 दिसंबर की अगर आप डेट देखते हैं तो इस 15 दिसंबर के अंदर इस एक की जगह अब 27 केसेस हो चुके थे वुहान के अंदर। चाइना के अंदर 27 केसेस आ चुके थे, जो अपने आप में डराने वाली बात थी। 16 दिसंबर तारीखें मैं जानबूझकर इसलिए बता रहा हूं ताकि इन तारीखों का आगे चल के एनालिसिस किया जाए, और अगर हम WHO पर उंगलियां उठा रहे हैं तो वो WHO पर उठने वाली उंगलियां सही हैं या नहीं है वो बताई जाए। क्योंकि ये इसलिए समझा रहा हूं, UPSC के ऊपर हो सकता है इस बार मेंस के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपसे लॉन्ग क्वेश्चन 250 वर्ड्स या 200 वर्ड्स में पूछ लिया जाए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, PM की डायरेक्ट स्टेटमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नीड्स रिफॉर्म्स, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। या जियोपॉलिटिक्स के इंटरनेशनल रिलेशन से पूछ लिया जाए कि भैया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपना काम ठीक ढंग से प्ले नहीं कर रही हैं और उनके ऊपर दूसरी पावर्स का कब्जा होता जा रहा है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो यूपीएससी मेंस के अंदर पूछे जाएंगे। और अगर यूपीएससी मेंस में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो आपको डाटा पता होना चाहिए और डाटा का एनालिसिस आपको प्रॉपरली आना चाहिए। आपकी जॉब ये है, आपकी ड्यूटी ये है कि WHO के फंक्शंस पढ़ लें, बाकी काम मेरा है। अगर आप देखते हैं 16 दिसंबर तो वुहान का एक डॉक्टर था और उसने सबसे पहले एक अननोन वायरस को डिटेक्ट किया था कि भैया ये जो अननोन वायरस है, वुहान कहता है कि ये अननोन वायरस जो है ये इसकी वजह से निमोनिया लाइक कोई डिजीज हो रही है या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दिसंबर 17 पहली बार डबल डिजिट डेली राइज इन इन्फ्लेशन रिपोर्टेड, डबल डिजिट डेली राइज इन इन्फेक्शन रिपोर्टेड।
इन्फेक्शन का डबल डिजिट राइज होने लगा डेली। रोज 10 से ज़्यादा मरीज आने लगे। यानी कहीं ना कहीं यह पैनिक क्रिएट करने वाली सिचुएशन थी, लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इस बात को पूरे तरीके से दबाए रखा। 27 दिसंबर को 180 केसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन वर नोटिस्ड। 180 केसेस ऑफ वायरल इन्फेक्शन वर नोटिस्ड। 180 केस 10 दिन के अंदर आने का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेट रोज के 10 से 20 केस के बीच में 10 से 20 केस के बीच में आने लग गए। इसका मतलब सिचुएशन जो है वो क्रिटिकल होती जा रही है, और यही रीज़न था कि 31 दिसंबर एक टर्निंग पॉइंट था हमारे पूरे इस सिस्टम में। 31 दिसंबर को ताइवान ने साफ कह दिया कि चाइना के अंदर एक ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेबल डिजीज या ट्रांसमिशन डिजीज फैल चुकी है। 31 दिसंबर को ताइवान कह चुका था, WHO को एक रिपोर्ट भेज दी थी जिसमें कहा कि चाइना में एक ऐसी बीमारी फैल चुकी है जो ह्यूमन टू ह्यूमन, इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र हो रही है, और ये काफ़ी ज़्यादा घातक है। WHO ने, भाई ताइवान इज़ नॉट द मेंबर ऑफ WHO, ताइवान WHO का मेंबर नहीं है, और चाइना ने अपनी डिप्लोमेसी के चलते और अपनी माइट, ताकत के चलते इसको मेंबर बनने भी नहीं दिया। अब जब इसको मेंबर बनने भी नहीं दिया तो ऑब्वियस सी बात है WHO ने चाइना की इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट तक पे नहीं डाला कि पॉसिबिलिटी हो, ऐसा कुछ नहीं किया। और उसके साथ साथ चाइना ने WHO को यहाँ तक कह दिया कि भाई ये तो एक अनयूजुअल निमोनिया है। एक नॉर्मल निमोनिया होता है और थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव वे में हो तो अनयूजुअल निमोनिया है, कि भैया ये निमोनिया का ही एक अलग वो है, तो इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। और यही रीज़न है WHO ने चाइना की बात मानी और ताइवान की वार्निंग को इग्नोर करते हुए ये कहा कि WHO डिनाइड देयर इज नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। उसने साफ कह दिया कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिशन के कोई एविडेंस नहीं है, इसलिए पैनिक की कोई बात नहीं है, हमें कोई समस्या नहीं। और ये बात अभी तक अंदर खाते चल रही थी। पहली बार 8 जनवरी को इस अनयूजुअल निमोनिया या फिर इस वायरल इन्फेक्शन की खबर पहली बार ओपनली मीडिया में आई। 8 जनवरी को मीडिया में रिपोर्टिंग दी गई कि हाँ इस तरीके की कोई एक डिजीज चल रही है जिसके अंदर समस्या है कुछ। लेकिन 11 जनवरी को WHO ने किसी तरीके की कोई वार्निंग्स जारी नहीं की, किसी तरीके की कोई एडवाइजरी नहीं दी, कोई वार्निंग नहीं दी, और यहाँ तक ये कहा कि भैया ये जो ट्रैवल बैन है ये लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8 जनवरी को जो बात निकली उससे पैनिक क्रिएट होना नॉर्मल सी सिचुएशन थी, उससे नॉर्मल सी सिचुएशन थी कि पैनिक क्रिएट होगा। और इसीलिए ट्रैवल बैन की जब बात होने लगी तो WHO ने साफ मना कर दिया कि नहीं, ट्रैवल बैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही रीज़न है 14 जनवरी को WHO ने ट्वीट किया और इस ट्वीट में कहा, नो एविडेंस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। इसने साफ कहा कि एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिशन के किसी तरीके का कोई एविडेंस नहीं है, एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिशन का कोई एविडेंस नहीं है, इसीलिए आप में से किसी को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी तक
WHO को जो स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए, जबकि यहां पर जो मामले थे वो अप्रॉक्सीमेट 10-12 हज़ार के करीब इन्फेक्शन चाइना में हो चुके थे, मतलब 10,000 के आसपास तक का आंकड़ा पहुंच चुका था। उसके बाद 14 जन 10,000 या 5-6 हज़ार का ऑफिशियल डाटा किसी के पास नहीं है। 15 जन, अब यहां ये देख लीजिए चाइना से अप्रॉक्सीमेट 15 करोड़ लोग जो हैं विजिट्स आउटसाइड चाइना, आउटसाइड चाइना 15 करोड़ लोग हर साल चाइना से बाहर विजिट करते हैं, और इनमें से अप्रॉक्सीमेट 40 लाख लोग जो हैं वो इटली विजिट करते हैं। और यही रीजन है फर्स्ट इन्फेक्टेड पर्सन विजिटेड टू यूएस। पहली बार पहला इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स पहुंचा, वुहान से, फ्रॉम वुहान से यूएस पहुंचा। यहां पर यूएस की, इटली की, स्पेन की, ब्रिटेन की, इन सब की भी प्रॉब्लम्स हैं, गलतियां हैं, वो बताऊंगा अभी अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कि इन सब की बेवकूफ़ी क्या है और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन फेल होकर पूरे सिस्टम को डुबो देता है, पूरे के पूरे देश को डुबो देता है। 16 जनवरी को यहां इंडिया ने एडवाइजरी जारी कर दी और इंडिया स्टार्टेड स्क्रीनिंग ऑफ पीपल अराइविंग फ्रॉम वुहान एंड चाइना। इंडिया स्टार्टेड स्क्रीनिंग। इसलिए अगर आप देखेंगे स्क्रीनिंग ऑफ पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम या अराइविंग फ्रॉम वुहान एंड चाइना, समझे। अब यहां पर भी WHO कहता है इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इंडिया बेफालतू में कर रहा है। सोचकर देखिए, इंडिया ने अपना और यही अपनी तैयारी कब से शुरू कर दी, और यही रीजन है वुहान और चाइना से आने वाले लोगों की वजह से हमारे यहां इन्फेक्शन नहीं फैला। हमारे यहां इन्फेक्शन इटली से आया है, ना कि वुहान या चाइना से आया है। अब यहां से समस्या समझिए कि 20 जनवरी को जाकर, जब मतलब पूरी दुनिया के अंदर लोग फैल चुके होंगे, 20 जनवरी को चाइना के एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया कि हाँ, यहाँ इससे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है। एक आदमी से दूसरे आदमी के संपर्क में आने से ये जो वायरस है ये फैलता है। अब क्योंकि ये वायरस फैलता है, इसलिए इसको ज़रूरी है कि कुछ चिंता की जाए। अब ऑब्वियस सी बात है, ये 20 जनवरी को तुम बता रहे हो, तब तक थाईलैंड और जापान के अंदर भी कोरोना वायरस होने के केसेस दर्ज हो चुके थे, यानी वहाँ भी केसेस आने लग गए थे कि कोरोना इन्फेक्शन हो चुका है। 23 जनवरी को वुहान वॉज फाइनली क्वारंटाइन्ड। वुहान फाइनली क्वारंटाइन हो गया, यानी वुहान को चारों तरफ से ना तो बाहर से कोई अंदर आ सकता था, ना ही अंदर से कोई बाहर जा सकता था। वुहान वॉज फाइनली क्वारंटाइन्ड। वुहान को क्वारंटाइन में रख दिया गया। लेकिन यहाँ समझने वाली बात है कि 24 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच तक लगभग 6-7 दिन, एक हफ्ते तक चाइना के लोग अपना न्यू ईयर बनाते हैं। अब जब चाइना के लोग अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और 23 तारीख को तुम वुहान को क्वारंटाइन कर रहे हो, तो भैया ये तो टाइम बहुत
निकाल दिया ना। 24 को त्योहार है तो 20 से ही छुट्टी पे लोग जाना शुरू कर देंगे। और यही रीजन था कि अप्रॉक्सीमेट 5 मिलियन पीपल वेंट आउट ऑफ वुहान। 50 लाख से ज्यादा लोग वुहान से बाहर निकल चुके थे और ये बात ऑफिशियली वुहान के मेयर ने मानी थी कि हाँ, इतना बंदा वुहान से बाहर जा चुका है। अब इतना बंदा अगर वुहान से बाहर जा चुका है, इसका मतलब बीमारी तो फैल चुकी है। और इसी 23 जनवरी वाले दिन जो ये गड़बड़ हुई, यहीं से इसी को कहा गया लार्ज स्केल माइग्रेशन। लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ, यानी बड़े स्तर पर लोग इधर बाहर जाने लगे। जैसे दिल्ली से बाहर गए हैं, वैसे ही बड़े स्तर पर लोग बाहर निकलने लगे। लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ और मतलब जिसे कहते हैं अब बीमारी वुहान से बाहर निकल गई। अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और यहीं से इसी साल के अंदर या इसी दौरान बहुत सारे लोग दिल्ली या चाइना से या वुहान से बाहर भी गए होंगे और यूरोप और दुनिया के दूसरे देशों के अंदर छुट्टियां मनाने या घूमने भी निकले। और यहीं से सिचुएशन जो थी वो यूरोप के दूसरे देशों तक जाकर फैलनी शुरू हो गई। इसका अगला पार्ट ये होता है कि 28 जनवरी को यहां से WHO का, यहां तक आप सोचकर देख सकते हैं, अभी भी WHO कोई ना कोई रोल प्ले कर सकता था, कोई ना कोई एडवाइजरी जारी कर सकता था, लेकिन वो बार बार ये कह रहा है कि नो नीड टू ट्रैवल बैन, यानी अभी भी ट्रैवल बैन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या अभी भी एंडेमिक या एपिडेमिक डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 28 जनवरी को डॉक्टर टेड्रोस जो हैं वो क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO हैं, उन्होंने चाइना का दौरा किया और चाइना के अंदर जाकर तारीफों के पुल बांधे और ये कहा कि चाइना जो है इस बीमारी को रोकने, इस बीमारी से निपटने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस बीमारी को रोकने, इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और यहां तक एक बात जोड़ दी, एक बात यहां तक जोड़ दी कि चाइना बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसपेरेंसी अपना रहा है, जबकि इस टाइम तक चाइना ने यहां ये तक नहीं बताया था कि पहला केस कब आया, पता नहीं। पहला केस वो बता ही रहे हैं 14-15 तारीख के आसपास तक। पहला केस कब आया पता नहीं। पेशेंट जीरो कौन था? नॉर्मली WHO जो है, पेशेंट जीरो जो है, WHO लगभग सभी केसेस में पेशेंट जीरो को ढूंढ लेती है, कहा कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन की वजह से या ये पर्टिकुलर पर्सन जो था इसमें से वो बीमारी निकली या इसने वो बीमारी फैलाई। यहां पर पेशेंट जीरो के बारे में पता ही नहीं कि कौन है, डाटा कुछ नहीं, कौन सा वायरस है कुछ नहीं, कैसे फैल रहा है कुछ नहीं, कोई चीज चाइना शेयर नहीं कर रहा था। फिर भी WHO के जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस, वो शोर मचा रहे हैं और उसको तारीफों के पुल बांधकर ये कह रहे हैं कि चाइना अच्छा काम कर रहा है और ट्रांसपेरेंसी को फॉलो कर रहा है। यहीं से शक होना शुरू होता है कि दाल में कुछ काला है। यार चाइना की इतनी गलतियां तुम कैसे माफ कर सकते हो? ये तो आंखों के आगे, जिसे कहते हैं कि बिल्कुल आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। यहां से WHO के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं। अब WHO के ऊपर सवालिया निशान तब और उठते हैं कि जब फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2020 फर्स्ट वीक ऑफ फेब 2020
फरवरी 2020 के अंदर WHO ने ये साफ कह दिया, बल्कि ट्वीट किया कि ट्रैवल बैन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रैवल बैन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यार, इतना सब कुछ होने के बाद भी वुहान ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, तब भी आप ट्रैवल बैन नहीं लगा रहे हो, तो सिचुएशन तो और ज्यादा समझ में आ रही है कि समस्या है। और यकीन मानिए, मिड फेब तक एक पूरा शहर क्वारंटाइंड है, एक पूरा प्रांत क्वारंटाइंड है, फिर भी मिड फेब तक आपने नो टीम ऑफ WHO was sent to Wuhan। कोई टीम, कोई प्रॉब टीम, कोई समस्या को समझने के लिए टीम को वुहान नहीं भेजा गया। अब जब समस्या को समझने के लिए आपने टीम नहीं भेजी, ट्रैवल बैन नहीं लगा रहे, और जबकि एक पूरे का पूरा शहर क्वारंटाइन है, बंद करके चाइना ने रख दिया है, अंदर क्या हो रहा है पता नहीं, तो सवालिया निशान उठता है। अगला पार्ट नाम के ऊपर, नेमिंग ऑफ वायरस। वायरस के नामकरण के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है। वायरस का नाम किस तरीके से रखा जाता है, जैसे इबोला वायरस या जीका वायरस। इबोला या जीका जो है नदी या शहर या देश के नाम पर रखे गए हैं। अब नाम नदी, शहर या देश के नाम पर रखे जाएं तो इसका मतलब यह है कि या तो पहले वाले वायरस का भी नाम ऐसा ना रखते, लेकिन जानबूझकर आपने इस वायरस का नाम रखा है कोविड-19, यानी कोरोना वायरस डिजीज 19। यानी आपने उस शहर का वुहान वायरस नहीं कहा। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार शोर मचा रहे थे कि चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस, चाइनीज वायरस, चाइना ने फैलाया, चाइना से निकला। वो इसी चीज की तरफ नजर दौड़ा रहे थे, वो जिस चीज के ऊपर फोकस करवाना चाहते थे कि जो WHO है इसको समझो और ये गलत कर रहा है और ये चाइनीज वायरस होना चाहिए। लेकिन चाइना वाले यहां पर अब पॉलिटिसाइज करने लगे मामले को और ये कहने लगे कि ये जो वायरस है ये हमारे यहां US मिलिट्री ने भी पहुंचाया है, US मिलिट्री का ये काम है। अब तीसरी एक सिचुएशन ये कि 11 मार्च को जाकर ये पेंडेमिक घोषित करते हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये बीमारी फैल रही है, ये 11 मार्च को घोषित की जाती है। जबकि 28 फरवरी को अभी तक पूरी दुनिया के अंदर यानी 4 देशों में 4300 से ज्यादा मरीज देखे जा चुके थे। यार 28 फरवरी को 4300 मरीज नोटिस हो चुके हैं और आप फिर भी पूरे 12 दिन का टाइम ले रहे हैं इसे पेंडेमिक डिक्लेयर करने में। क्यों 12 दिन का टाइम लेना पेंडेमिक डिक्लेयर करने के लिए? बहुत ज्यादा गलत सिचुएशन है। यहां पर भी कहीं ना कहीं WHO और मेनली डॉक्टर टेड्रोस के ऊपर सवालिया निशान लगता है कि ऐसा क्यों किया इन्होंने कि 12 दिन का टाइम ले लिया। काश यही पेंडेमिक ये लास्ट वीक ऑफ फेब के अंदर या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में यानी 15 दिन पहले अगर ये डिक्लेयर कर देते तो शायद इतना बुरा हाल नहीं होता, शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन लंका विभीषण की वजह से ढही थी, राम की ताकत से नहीं। विभीषण की गद्दारी की वजह से ढही थी। इंसानियत पूरा वंश अगर लंका का, रावण का खत्म हुआ, मैं राक्षस और राम भगवान की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि अगर उसे 2 पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो वो बेशक एक ऐसा दूसरा कुल था, उस दूसरे कुल का, पूरे कुल का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि विभीषण था।
मैंने अभी शुरुआत में कहा, उस नाव को, उस जहाज को कौन बचाए जिसका माझी ही उसे डुबोए। अगर जहाज का कैप्टन ही चाहता है कि जहाज डूब जाए, या जहाज के कैप्टन के दिल में कुछ काला है, या उसकी नीयत में कुछ खोट है, तो देश क्या दुनिया तो बर्बाद होगी ही होगी। 15 दिन लगा दिए उन्होंने इसको पेंडेमिक डिक्लेयर करने में। 15 दिन के अंदर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में अगर वायरस फैलता है तो कहां जाकर रुकेगा भाई। पेंडेमिक नहीं आपने डिक्लेयर किया, और सबसे बड़ी बात, आपने कभी चाइना के क्लेम को भी क्वेश्चन नहीं किया। आपने कभी क्वेश्चन रेज नहीं किया कि चाइना ये गलती क्यों कर रहा है। आपने कभी क्वेश्चन रेज नहीं किया कि चाइना ने इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों छुपाई, बल्कि आप तो तारीफों के पुल बांध रहे हो। तारीफों के पुल बांध रहे हो, ये गलत चीज थी। और यहीं से WHO के ऊपर सवालिया निशान उठता है, और यही कारण है कि आपके प्रधानमंत्री ने WHO जैसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा है कि अ रिफॉर्म इज नीडेड अंडर इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप कहोगे कि क्या कर सकता था टेड्रोस, तो पहले एक डाटा देख लीजिएगा, और ये डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे क्यों किया और क्या कर सकता था। अब आप समझिए पहले क्या कर सकता था, उससे पहले डाटा कि 28 फेब को अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर जो केसेस थे वो थे 79,251, एक सिंपल डाटा है, और डेथ हुई थी यहां पर 329, समझे। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो था, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके अंदर केसेस थे 4351, और 4 कंट्रीज थी, और डेथ हुई थी 67 डेथ। लेकिन जैसे ही ये 29 मार्च यानी 1 महीना 2 दिन के बाद, यानी सीधे 30 दिन के बाद अगर आप देखते हैं तो चाइना के अंदर रिपोर्टेड केसेस थे 82,000 अप्रॉक्सीमेट, यानी सिर्फ 3,000 की इंक्रीज हुआ है। डेथ जो है वो 3,000 प्लस थे। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, उसके अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहां होल वर्ल्ड अगर देखा जाए तो होल वर्ल्ड में 6 लाख प्लस केसेस आ चुके हैं। 180 प्लस कंट्रीज जो हैं इससे इन्फेक्टेड हैं, और 28,000 से ज्यादा लोग यहां मर चुके हैं। 28,000 से ज्यादा लोग यहां पर मर रहे हैं। लेकिन इसी 29 मार्च यानी आज की जगह ट्यूसडे को देखा जाए तो ट्यूसडे के अंदर चाइना में सिर्फ 13 केसेस आए और वुहान में सिर्फ 1। यानी चाइना ने बहुत तगड़े तरीके से रिकवर कर लिया, बिल्कुल जिसे कहते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर हाहाकार है, सब कुछ बंद है। लोग डेड बॉडीज का क्रिमिनेशन तक नहीं कर पा रहे, उनका अंतिम संस्कार तक नहीं कर पा रहे। सवालिया निशान है। ऐसा लगता है कि जब पूरी दुनिया फंसी तब तक चाइना की फैक्ट्रीज खुल चुकी हैं, वो काम कर रही हैं। 9,000 से ज़्यादा फैक्ट्रियां जो हैं वो मास्क से लेकर, हेलमेट से लेकर, और वो जो मेडिकल सूट्स बनाने में लग चुकी हैं, एंटीबायोटिक्स और दूसरी दवाइयां सप्लाई करने में लग चुकी हैं, बेड बनाने में लग चुकी हैं। सवालिया निशान खड़ा होता है। चाइना ने इंफॉर्मेशन छुपाई कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, उसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है, क्योंकि सबको पता है 3 मोबाइल कंपनियों ने कहा 2.1 यानी 2 करोड़ 10 लाख मिलियन या 2 करोड़ 10 लाख मोबाइल फोन एकदम कनेक्शन एकदम से बंद हो गए। 8,40,000 लैंडलाइन कनेक्शन एकदम से बंद हो गए। यानी अगर 3 कंपनियां ये कह रही हैं कि इतना सारा डाटा गया, यानी अप्रॉक्सीमेट 2.25 लाख लोग
एकदम से गायब हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि बड़ी नंबर में जनसंख्या में कुछ ना कुछ तो उलटफेर हुआ है, क्योंकि इतने बड़े नंबर में मोबाइल फोन बंद होना और वो भी जीवन में पहली बार और 3000 डेथ को दिखाना, दोनों के ऊपर सवालिया निशान है कि चाइना इस 3000 में भी झूठ बोल रहा है और ये 2 करोड़ कुछ ज्यादा ही है। फिगर इन दोनों के बीच में कहीं पर है और चाइना की शुरू से आदत रही है कि डाटा को हमेशा छिपाता है, लोगों तक असली बात नहीं पहुंचने देता। अब क्योंकि डाटा को छुपा रहा है, लोगों तक असली बात नहीं पहुंच पा रही है और ऊपर से टेड्रोस जैसे बंदे या टेड्रोस जैसे WHO के जो चीफ हैं, वो इस सिचुएशन को या तो समझने में इनकम्पिटेंट हैं या फिर समथिंग इज फिशी देयर, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो गड़बड़ कहां से और ज्यादा दिखाई देगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि क्या WHO ने इससे पहले कोई एग्जाम्पल सेट किया है। तो हां, 2003 के अंदर भी सार्स फैला था। 2003 में भी सार्स फैला था और चाइना, साउदर्न चाइना से ही फैला था। उस टाइम पर भी WHO था और उस WHO की डायरेक्टर जनरल थी डॉक्टर ब्रेटलैंड। डॉक्टर ब्रेटलैंड ये नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी और वो भी 2 बार। ये 2 बार नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर रह चुकी थी और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग थी। इन्होंने जीवन में पहली बार मतलब WHO के हिस्ट्री में पहली बार ट्रैवल बैन लगा दिया चाइना के ऊपर और चाइना को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया अपनी हाइडिंग इंफॉर्मेशन के लिए कि हद से ज्यादा, और इतना ज्यादा क्रिटिसाइज करने के बाद इतना प्रेशर बिल्ट हुआ कि चाइना का जो हेल्थ मिनिस्टर था उसे इस्तीफा देना पड़ा। तो ट्रैवल एडवाइजरी जारी करना, सार्स से लोगों की डेथ हुई, 8,000 लोग इन्फेक्ट हुए थे और 800 के करीब डेथ थी। देखिए यहां ऐसी सिचुएशन में इंफॉर्मेशन जो है वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करता है। वायरस के बारे में क्या डाटा है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी डॉक्टर के लिए, किसी भी साइंटिस्ट के लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता है। अगर आप वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, तो आप इंसानियत के दुश्मन हैं। चाइना ऐसे ही कर रहा था, 2003 में भी किया, लेकिन उस टाइम पर वहां की जो डायरेक्टर जनरल थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी और चाइना को इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया कि चाइना को होश नहीं आया और वो हर मामले में झुक के, मतलब जिसे कहते हैं बहुत प्रेशर के अंदर था चाइना। इस बार डॉक्टर टेड्रोस ने क्या किया, वेरी गुड, शाबाश, तालियां बजा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं मतलब उनकी तारीफ कर रहे हैं और पूरी इंसानियत खतरे में आ चुकी है। पूरी की पूरी इंसानियत को इन्होंने खतरे में डाल दिया है। काश ब्रेटलैंड दोबारा होती तो यह सिचुएशन नहीं आती। इसीलिए एग्जाम्पल अगर देखना है तो पहले चाइना का एक क्रिटिसिज्म हो चुका है, अब भी इन डॉक्टर टेड्रोस ने बहुत गंदा रोल प्ले किया है। तो सवाल यह है कि चाइना ने इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाइना ने इंफॉर्मेशन को किसी को नहीं शेयर किया, हर चीज छुपाए रखी, प्रॉब्लम हद से ज्यादा बनाए रखी, फिर भी डॉक्टर टेड्रोस ने ऐसा क्यों किया? तो यहां पर डॉक्टर टेड्रोस की प्रोफाइल को थोड़ा सा चेक कर लिया जाए। डॉक्टर टेड्रोस इथोपिया से आते हैं और एक्स हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं और ये पॉलिटिशियन नहीं है बट पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टी या मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी है।
इथोपिया गरीब देश है, अफ्रीकन देश है, और इसमें ह्यूज चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। चाइना ने बहुत सारा पैसा इथोपिया को दे रखा है, तो इसका एहसान चुकाने के लिए डॉक्टर टेड्रोस ने पूरी इंसानियत को खतरे में डाल दिया। उसके साथ साथ ये जो इथोपिया है, ये OBOR चाइना का वन बेल्ट वन रोड का पार्टनर भी है। अब चाइना ने इतना सारा पैसा दे रखा है, तो इसने इसकी ही चाइना के लिए रीजन फॉर लॉयल्टी टूवर्ड्स चाइना, रीजन फॉर लॉयल्टी टूवर्ड्स चाइना, चाइना के लिए लॉयल्टी का यह रीजन था। चाइना के लिए लॉयल्टी का यह एक रीजन था कि इथोपिया के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है वन बेल्ट वन रोड में, और पूरी पार्टी और पूरा कंट्री चाइना के दबाव में है, तो वो चाइना को नाराज कैसे कर सकता था। इसलिए जो मेरे आका बोलेंगे मैं वही करूंगा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या बाकी पावरफुल कंट्रीज को छोड़ सकते हैं? तो नहीं। असलियत में इस सारी सिचुएशन के पीछे वीकनेस ऑफ WHO भी है, और WHO की वीकनेस के साथ साथ जियोपॉलिटिक्स भी है, वैश्विक रणनीति या राजनीति कहो वो भी है। अगर आप WHO के बारे में पढ़ेंगे तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ के मामले में अगर काम करना है तो वहां क्या चाहिए? फंडिंग। लेकिन प्रॉब्लम यह है, नो ओन रिसोर्सेज। चाइना के ये WHO के पास अपने कोई रिसोर्सेज नहीं है, और इसीलिए ये डिपेंडेंट ऑन वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रीज, तभी वो दूसरे देशों के स्वैच्छिक जो निवेश होता है, स्वैच्छिक दान जो होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है। अभी पिछले साल भी खबर चल रही थी कि यूनाइटेड नेशंस कंगाल होने वाला है, उसकी पेमेंट रुकी हुई है। वो पेमेंट क्या रुकी हुई है? जो चाइना और अमेरिका और ब्रिटेन और फ्रांस पैसा देते हैं वो रुका हुआ है। यहां अगर आप देखेंगे, USA, ब्रिटेन, फ्रांस और बाकी दूसरे जितनी भी देश हैं, ये कट देयर फंडिंग इन WHO, क्योंकि ये इकोनॉमिक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने WHO के अंदर अपनी फंडिंग को कम कर दिया। वहीं चाइना ने 2009 से अपनी फंडिंग को 52% तक बढ़ा दिया है, और अब ये $83 मिलियन हो गया है। अब सोचकर देखिए कि $83 मिलियन चाइना की फंडिंग है, 52% तक बढ़ा रहा है, और जो गैप USA, ब्रिटेन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, कनाडा वगैरह जैसे देशों ने क्रिएट किया, एक कदम पीछे हटाकर चाइना ने उसी गैप को बढ़ा दिया एक कदम आगे बढ़कर। अब WHO के ऊपर इसी हिसाब से जो जितनी फंडिंग देगा, जो जितना कंट्रीब्यूशन करेगा, WHO पर उसका उतना ही ज्यादा वोट शेयर होगा, और वो उसी हिसाब से डिसीजन को मैनिपुलेट करवा सकता है। चाइना ने यही किया। साथ में चाइना ने WHO को और ज्यादा अपने एहसान तले दबा दिया जब ये कहा कि OBOR में WHO का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, कि जहां जहां पर OBOR है वहां वहां जो वन बेल्ट वन रोड जहां जहां जिस देश से जाएगी, वहां पर WHO के बिल्डिंगें और बाकी सब चीजें डेवलप करवाएगा चाइना।
अब चाइना ने इतना दबाव बना दिया WHO के ऊपर, तो WHO अपने आप ही चाइना के एहसानों के नीचे दबा हुआ है। पहले ये रोल ब्रिटेन प्ले करता था, अब ये रोल चाइना प्ले करने लग चुका है। सॉरी, पहले ये रोल अमेरिका प्ले करता था, वो इतनी फंडिंग करता था। अब ये रोल अमेरिका की जगह चाइना प्ले करने लग चुका है। और यहीं से सिचुएशन बदलने लग रही है। और यही कारण है कि पूरे सिचुएशन के अंदर चाइना का दबदबा रहा और अमेरिका और ब्रिटेन, इटली जैसे देश कुछ कर नहीं पा रहे हैं बोलने के अलावा। और यहीं से शुरू होता है जियोपॉलिटिक्स ऑफ चाइना। हाँ या ना? और इस जियोपॉलिटिक्स ऑफ चाइना का क्लेम टू बिकम नंबर 1 पावर इन दिस वर्ल्ड, नंबर 1 इन दिस वर्ल्ड, कि इसकी जियोपॉलिटिक्स का नतीजा ये है कि अब ये दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है। अब ये दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है। अगले वीडियो में कि चाइना ने वुहान क्यों फैलाया नंबर 1 बनने के लिए, तो प्लान क्या है वो अगले वीडियो में। थैंक यू।